सभी विद्यार्थियों का समाजशास्त्र की कक्षा में स्वागत है। कि जैसे कि आप लोगों का तृतीय प्रश्न पत्र में जनजातियों में विवाह के रूप, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने विवाह का अर्थ और परिभाषाएं इनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए विवाह के उद्देश्य अथवा प्रकार क्या है, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ मैरिज, तो इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आपकी स्क्रीन में ये कुछ की नोट्स दर्शाए गए हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। विवाह मानव समाज की एक सर्वव्यापी विशेषता है, लेकिन विभिन्न समाजों के जो सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती है और जिनके कारण विवाहों के उद्देश्यों में भी कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। यदि हम विभिन्न समाजों को देखते हैं तो इसमें विवाह के 4 प्रमुख उद्देश्य देखे जाते हैं। पहला है यौन इच्छाओं की पूर्ति, दूसरा है परिवार की स्थापना, तीसरा है आर्थिक सहयोग की स्थापना और नंबर 4 है बच्चों के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था। अब इस संबंध में हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि विवाह के ये चारों उद्देश्य समान रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन जो विभिन्न समाज हैं इनकी प्राथमिकता के क्रम में कुछ अंतर देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जटिल और भौतिकवादी संस्कृति से संबंधित हम समाजों की बात करते हैं तो इन समाजों में विवाह का उद्देश्य यौन संबंध स्थापित करने के कानूनी अधिकार प्राप्त करना तथा बच्चों के जन्म को वैध रूप प्रदान करना होता है। यदि हम सभ्य समाज की बात करें, जो भौतिकवादी संस्कृति से संबंधित समाज है, जिसको हम जटिल समाज भी कहते हैं, तो उनका जो प्रमुख उद्देश्य है यौन संबंध स्थापित करने के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त करना तथा बच्चों के जन्म को वैधता प्रदान करना। ऐसे परिवारों में विवाह का संबंध व्यक्तित्व के विकास तथा संपत्ति अधिकारों से बहुत कम होता है। इसके विपरीत यदि हम देखें तो सरल और आदिम समाज है, जो जनजातीय समाज है, उनमें विवाह का उद्देश्य केवल यौन संबंधों को स्थापित करने के अधिकार प्राप्त करना ही नहीं होता है, बल्कि 2 परिवारों अथवा 2 समूहों के संबंधों को दृढ़ बनाना भी होता है। यदि हम जनजातीय समाज की बात करें तो जनजातीय समाजों में जो विवाह का उद्देश्य है केवल यौन संबंधों को स्थापित करने का अधिकार ही प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि 2 परिवारों अथवा 2 समूह के संबंधों को दृढ़ बनाना भी होता है। इस दृष्टिकोण से भी यह देखा जाता है कि यौन संबंधों के अधिकारों को प्राप्त करना विवाह का सर्वप्रमुख उद्देश्य नहीं कहा जा सकता है। यदि हम अनेक आदिवासी समाजों की बात करते हैं तो अनेक आदिवासी समाजों में बहुपति विवाह का प्रचलन भी है, जिसके कारण यह जानना बहुत कठिन हो जाता है कि बच्चे का वास्तविक पिता कौन व्यक्ति है। क्योंकि अनेक जनजातीय समाजों में
बहुपति विवाह का प्रचलन देखा गया है और उसमें ये जानना बहुत कठिन होता है कि बच्चे का वास्तविक पिता कौन है। ऐसी स्थिति में बच्चे के पितृत्व का निर्धारण कुछ विशेष सामाजिक प्रथाओं तथा अनुष्ठानों के द्वारा किया जाता है। अब उसको पितृत्व में कैसे दिया जाए उस बच्चे को, तो उसके लिए कुछ सामाजिक प्रथाएं और कुछ अनुष्ठान होते हैं जिसके द्वारा उसको पितृत्व की प्राप्ति होती है। और इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि बच्चे को वैध रूप देना भी विवाह का प्रमुख उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ प्रथाओं, संस्कारों तथा या अनुष्ठानों की सहायता से भी बच्चे को वैध रूप दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में केवल परिवार की स्थापना करना ही विवाह का सर्वप्रमुख उद्देश्य रह जाता है। और ये बात भी सच है कि व्यक्ति विवाह के बिना भी अपनी यौन इच्छा को पूरा कर सकता है, लेकिन यह कार्य न तो नैतिक है और न ही इससे व्यक्तित्व का समुचित विकास संभव है। अब इस बात का अंततः सारांश यही निकलता है कि व्यक्तित्व का स्वस्थ रूप से विकास करना तथा व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करना भी विवाह का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है। इसी क्रम में मारडॉक ने बहुत से समाजों का अध्ययन करके यह स्पष्ट किया कि विवाह का मुख्य उद्देश्य यौन संतुष्टि के अतिरिक्त विवाह से संबंधित पक्षों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाना तथा संतानों के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था करना भी है। और वास्तविकता तो ये है कि जो आदिम समाज है उनके संदर्भ में विवाह का आर्थिक उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण होता है कि इसके अभाव में विवाह से संबंधित विभिन्न रीति रिवाजों और कर्तव्यों को नहीं समझा जा सकता है। यदि हम सभ्य समाज की बात करें तो सभ्य समाजों में विवाह के द्वारा व्यक्ति को अपने धार्मिक दायित्वों से भी परिचित कराया जाता है, लेकिन अधिकांश जनजातियों में विवाह का धार्मिक उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और इसके बावजूद भी विवाह के विभिन्न उद्देश्यों से इतना अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि यह उद्देश्य मूल रूप से सामाजिक सांस्कृतिक है, जैविक तथा मनोरंजनात्मक नहीं है। तो अलग अलग विद्वानों ने विवाह के प्रकारों पर बात की और विवाह के जो प्रकार्य हैं वो यौन इच्छाओं की पूर्ति, परिवार की स्थापना, आर्थिक सहयोग की स्थापना और बच्चों के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था करना, ये प्रमुख 4 उद्देश्य निकल के आते हैं। अब इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जनजातियों में विवाह संबंधी नियम तथा निषेध। वैसे तो देखा जाए तो प्रत्येक समाज में विवाह से संबंधित अनेक निषेध या नियम होते हैं और जनजातियों में भी विवाह से संबंधित अनेक निषेधों का या नियमों का पालन किया जाता है। जैसे जीवन साथी का चुनाव करना प्रत्येक समाज में एक महत्वपूर्ण विषय रहा है और इस कार्य के लिए सभी समाजों में कुछ न कुछ नियम बनाए जाते रहे हैं, जिसके द्वारा विवाह संबंधों पर अनेक प्रकार के नियंत्रण लगाए जाते हैं। विवाह संबंधी इन्हीं नियमों को हम वैवाहिक निषेध कहते हैं। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात है कि विवाह संबंधी नियमों का स्वरूप सभी समाजों में एक समान नहीं होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार का जो समाज है
उन समाजों में विवाह संबंधी नियम एक जैसे नहीं होते हैं, अर्थात एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि विभिन्न समाजों के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य हैं और उनकी स्थानीय आवश्यकताएं हैं, उनमें भिन्नता देखने को मिलती है और इसी भिन्नता के कारण नियम भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसे नियमों का उद्देश्य मुख्यतः परिवार के संगठन को सुदृढ़ बनाना और एक विशेष समूह के अंदर पारस्परिक संघर्षों की संभावना को कम करना होता है। जो नियम बनाए जाते हैं विवाह के, जो निषेध है, उस निषेधों का मुख्य उद्देश्य यही है कि परिवार के संगठन को मजबूत बनाना और एक विशेष समूह के अंदर पारस्परिक जो संघर्ष है उन संघर्षों की संभावना को कम करना होता है। और विवाह संबंधी नियमों की प्रकृति को समझने के लिए आपके स्क्रीन में ये 3 प्रकार के निषेध हैं। कौटुंबिक व्यभिचार निषेध अथवा निकटाभिगमन निषेध, नंबर 2 है बहिर्विवाह और नंबर 3 है अंतर्विवाह। मोटे मोटे तौर पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को इसकी जानकारी दे दूँ। ये 3 प्रकार के जो निषेध हैं, कौटुंबिक व्यभिचार निषेध अथवा निकटाभिगमन निषेध। तो कौटुंबिक व्यभिचार अथवा निकटाभिगमन का मतलब होता है कि अपने रक्त संबंधियों के साथ, बहुत निकट के रक्त संबंधियों के साथ विवाह संबंध स्थापित न करना, जैसे भाई बहन है अथवा माता पिता और उनकी संतानों के बीच यौन संबंधों की स्थापना को समाज में एक अक्षम्य अपराध के रूप में देखा जाता है। तो निकट रक्त संबंधियों के बीच, जैसे भाई बहन है और माता पिता और उनकी संतानों के बीच वैवाहिक संबंध पूर्णतया निषेध होते हैं। इसको हम कौटुंबिक व्यभिचार निषेध या निकटाभिगमन निषेध कहते हैं और इसके बारे में डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में बताई जाएगी। और दूसरा जो बहिर्विवाह है, बहिर्विवाह जो निकटाभिगमन पर नियंत्रण लगाने के लिए ही सभी समाजों में बहिर्विवाह जैसे नियमों का विकास हुआ है। बहिर्विवाह का नियम यह है कि इसके अनुसार एक व्यक्ति को एक विशेष समूह के बाहर विवाह करने का आदेश दिया जाता है। वो अपने समूह के भीतर विवाह नहीं करेगा, बल्कि अपने समूह से बाहर दूसरे समूह में विवाह संबंध स्थापित करेगा। अब इसमें बहिर्विवाह के अनेक प्रकार हैं। गोत्र बहिर्विवाह है, फ्रेटरी बहिर्विवाह है, अर्धांश बहिर्विवाह, टोटम बहिर्विवाह और गोत्र गांव बहिर्विवाह और क्षेत्र बहिर्विवाह। ये 6 प्रकार के बहिर्विवाह के बारे में आपको अगले आने वाले लेक्चरों में जानकारी विस्तृत रूप से दी जाएगी। और तीसरा जो निषेध है वो है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह का जो नियम है वो बहिर्विवाह के नियम से पूर्णतया विपरीत है। बहिर का मतलब अपने समूह के बाहर विवाह संबंध स्थापित करना और अंतर्विवाह का मतलब अपने समूह के भीतर एक विशेष समूह के अंदर ही विवाह करना आवश्यक होता है। तो अंतर्विवाह और बहिर्विवाह एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, पूर्णतया विपरीत है। तो ये 3 प्रकार के आपके जो निषेध हैं जनजातीय विवाहों के, इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा गहनता से जानकारी दी जाएगी कि किन किन क्षेत्रों में, किन किन जनजातियों में इस प्रकार के प्रतिबंध देखे जाते हैं या ऐसे नियम उन जनजातियों में हैं। तो उसके बारे में आपको अगले लेक्चर में गहन जानकारी दी जाएगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।